नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सक्रियता, सवाल और सियासत की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन के लिए चुनावी बिगुल फूका है और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के जो नामों का ऐलान हुआ उसके बाद बीजेपी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चुनाव वाली सीटें हैं यहां पर जो है कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ने एक्टिव किया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अभी भी थोड़ी पीछे जरूर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी करके रखी है। जो बूथ है, मंडला में सेक्टर जो कांग्रेस ने बनाए हैं, यहां पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि बाय इलेक्शन का रण है, दोनों ही पार्टियां एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में, और खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बाय इलेक्शन के जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन जो संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस है उसके लिए कांग्रेस की तैयारी खासतौर पर सड़कों पर नजर नहीं आ रही, इन बाय इलेक्शन वाली सीटों पर नजर नहीं आ रही। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सक्रियता है, सवाल है और इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में को विस्तार देंगे और आगे देखेंगे, बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस से कि किस तरीके से उनकी जो तैयारी है। सबसे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। अब वो कभी भी जाएं, ये तो उनका काम है। अगर वो जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, अगर जाने की स्थिति में है तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करनी है तो जाना ही पड़ेगा। अब वो कभी भी जाएं, ये तो उनका काम है। अगर वो जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, अगर जाने की स्थिति में है तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करनी है तो जाना ही पड़ेगा। मेरी जवाबदारी मानदाता विधानसभा की है, खंडवा लोकसभा में, और वहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह जी भी हैं, जो 3 चुनाव वहां से लड़े हैं। चौथा चुनाव उनका बेटा लड़ा है, और इसलिए राजनारायण सिंह को मैं कमजोर कैंडिडेट नहीं समझता। मानदाता के लिए लोकसभा तो वो हारेंगे, लेकिन चूंकि मेरी जवाबदारी मानदाते की है और वो 3 चुनाव वहां से लड़े हैं, एक चुनाव बेटा लड़ा है और लगातार पुराने नेता हैं 1985 के, तो इसलिए मेरी विधानसभा से मैं उनको कमजोर नेता नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ज्ञानेश्वर भाई को अच्छे वोट से। तो साफ तौर पर सुना आपने, मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं कुंवर विजय शाह साफ तौर पर बता रहे थे कि मानदाता विधानसभा का उनको प्रभारी बनाया गया। और यहां से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव सीट के लिए जो खंडवा लोकसभा सीट है, यहां पर जो है बाय इलेक्शन होना है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां से राजनारायण सिंह पूर्णी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाय इलेक्शन का जो रण है वो काफी दिलचस्प है। लेकिन इसमें बीजेपी साफ तौर पर आगे अभी तक कांग्रेस से नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान की तो बीजेपी ने जरूर थोड़ा लेट प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करने के मामले में बीजेपी से आगे नजर आई थी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सक्रियता है, सवाल है और सियासत है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चेतन सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। चेतन जी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगा, जिस तरीके से बाय इलेक्शन के रण का आगाज हुआ है, नामांकन जो है प्रत्याशी लगातार भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी पर बीजेपी को यह लग रहा है कि कांग्रेस की तैयारी नहीं है और कांग्रेस कहीं पीछे है। हालांकि 12 जो खबरें मिल रही हैं और जो माना जा रहा है कि 12 तारीख से जो है कमलनाथ जी खंडवा में एक बड़ी सभा लेने वाले हैं और यहां से जो है कमलनाथ जी बाय इलेक्शन के जो प्रचार है उसकी शुरुआत करने वाले। क्या पूरी तैयारी है सर? कमलनाथ जी लगातार सक्रिय हैं। कमलनाथ जी ने सबसे पहले आपने देखा कि सर्वे कराया, सबसे पहले हमने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की। हमारा मंडलम सेक्टर तक पूरा सेटअप हो गया है, बूथ कमेटी बन के तैयार है और भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसका मतलब है कि कांग्रेस के क्षेत्रों में मजबूती से काम कर रही है और आज से नहीं, काफी पहले से संगठन लगातार काम कर रहा था। आपने देखा दमोह चुनाव में भी इसी तरीके से हमने चुनाव लड़ा, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आगे रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आने वाले इन चारों चुनावों में आप देखेंगे
भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। आज की स्थिति में वो टटोल रही थी कि कहीं से कांग्रेस का कोई मिल जाए, सपा का कोई मिल जाए, बसपा का कोई मिल जाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी, प्रत्याशी नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो बीजेपी ने भी कर दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप सीधे तौर पर कह रहे हैं और कांग्रेस लगातार कहती है, खासतौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ जी भी इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की जो लड़ाई है बीजेपी संगठन से है, और ऐसे में कमलनाथ जी जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी के चेहरे पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी इस बाय इलेक्शन को लड़ रही है। तो ऐसे में कमलनाथ जी सामने नहीं, और इसी में बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जाए तो अच्छा है, लेकिन ये राजनीति है। लेकिन वो सवाल भी उठा रही है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बीजेपी साफ तौर पर मान रही है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो सही नहीं होता है जी। भारतीय जनता पार्टी दमोह में भी कह रही थी कांग्रेस का पता नहीं है। दमोह में आपने देखा परिणाम क्या आया। मैं फिर कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने जो रणनीति बनाई है, कमलनाथ जी ने जो क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया है, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सर्वे से हुआ, हमारी प्रभारियों की घोषणा पहले हुई और हमने प्रत्याशियों का चयन सबसे पहले करके लिए। अब कमलनाथ जी के फील्ड पे आने का, कमलनाथ जी 12 तारीख के बाद लगातार सारे क्षेत्र में जा रहे हैं, सारे लोगों से संपर्क में, सारे कार्यकर्ताओं का लगातार हमारा संपर्क चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, वो आखिरी तक बैठी रही कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस से कोई टूट चलिए, आपके जो तमाम आरोप हैं, जितेंद्र जी आपके पास लौटूंगा, आपके तमाम आरोप हैं, सवाल हैं और लाजमी भी है, सियासत है और इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाना है, जनता को भी साधना है। रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं, बाय इलेक्शन का रण है और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो सबसे प्रभावी चेहरा है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है, यानी पीसीसी चीफ कमलनाथ अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ स्थानीय स्तर पर जो जिन प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को घोषित किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो स्थानीय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये भी कोई रणनीति का हिस्सा है या यहां पर कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है? रंजन जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है रंजन जी से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बाय इलेक्शन का रण है और कांग्रेस को साफ तौर पर आप चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपकी तैयारी है और किस तरीके से आप बाय इलेक्शन के रण में जाने की तैयारी में है? सर, हमको इलेक्शन के लिए कोई अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। हम तो मतदान केंद्र की इकाई के आसपास हमारी सारी रचना करते ही हैं। संगठन के सारे काम, हमारे अभियान, हमारे कार्यक्रम, हमारी जो बाकी जो हमारे केंद्र से जो आते हैं निर्देश, उनका पालन हम उस मतदान केंद्र की इकाई के को केंद्र मानकर करते हैं। इसलिए हमारी वो इकाई चार्ज होती है। चुनाव जब आता है तो वो मोड में हो जाती है उसमें, इसलिए हमें कोई अतिरिक्त उसकी तैयारी नहीं करना होती। नॉमिनेशन भरा, उम्मीदवार अपना जनसंपर्क करता, उसकी योजना बना दी जाती है, कहाँ कहाँ जाना है, वो नीचे की मशीनरी अपने आप काम करती है। इसलिए हमको चुनाव में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। और ये चारों उपचुनाव ये कांग्रेस के लिए बहुत ही इतनी ये जो पानीपत की लड़ाई जैसा, मतलब तो ये कांग्रेस के लिए ये बहुत ही भयावह परिणाम के होंगे। बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा ना उपचुनाव में, पिछली बार 28 उपचुनाव में क्या हालत हुई थी कांग्रेस की, ऐसी दुर्गति कांग्रेस की होने वाली है। चलिए सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, किस तरीके से देख रहे हैं, बाय इलेक्शन के रण का आगाज हो गया है और सत्ता और संगठन की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार जो है जनता के बीच में है, लेकिन कांग्रेस कहीं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कमलनाथ जी अभी तक जो है जनता के बीच नहीं पहुंचे, हालांकि कांग्रेस कह रही कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। 12 तारीख के बाद कमलनाथ जी जनता के बीच होंगे। क्या लग रहा है सर, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, लड़ाई जो भी होती है, बैटल होता है जी, और सेना कितनी भी अच्छी हो, अगर सेनापति आपका मैदान में नहीं है तो उसका मैसेज खराब जाता है पूरी सेना के लिए। बीच में कमलनाथ जी जरूर पीसीसी आए थे,
उन्होंने प्रेस से बात भी किया, लेकिन जो मौजूदगी कांग्रेस के नेतृत्व का दिखना चाहिए मध्य प्रदेश में, जी वो दिखता नहीं है। और ऐसा नहीं कि पार्टी के लोग बात नहीं करते हैं, पार्टी के लोग चाहते हैं जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, लगातार उनके बीच में रहें, उनके मुद्दे उठाएं जी और उनको लीड करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर भाजपा देखेंगे आप, भाजपा में लगातार उसमें नेता दिख रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उनका नेता बीच में रहे, टीम का मनोबल बढ़ाए, अपने में जो भी टीम है कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाए और पार्टी को जीत की तरफ ले चलें। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को एक रणनीति बता रही है कि कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव का जो आखिरी दौर होगा, आखिरी फेज होगा, उस समय कमलनाथ जी जनता के बीच जाएंगे। अभी जो है कार्यकर्ताओं के साथ 12 अक्टूबर से जो प्रस्तावित कार्यक्रम है कमलनाथ जी का, कि 12 अक्टूबर को सबसे पहले खंडवा जाने वाले हैं कमलनाथ जी, यहाँ जनसभा को भी लेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के साथ बैठक भी होनी है। खास तौर पर अगर हम देखें तो क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस की साइलेंट मोड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कमलनाथ जी कुछ इसी तरीके की प्लानिंग करने के लिए माहिर भी माने जाते हैं। और हमने दमोह में भी देखा था कि बीजेपी आगे थी और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम दमोह फार्मूले पर ही काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या ये फॉर्मूला इस बाय इलेक्शन में भी काम आएगा? नहीं, मुझे देखिए दमोह का जहाँ तक मामला है तो मुझे नहीं लगता कि जो पार्टी की जीत हुई है वह केवल पार्टी की स्ट्रेटेजी की वजह से हुई है जी। इतना जितने मतों से कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस के लिए कोई फेवर कर रहा हो, कोई वेव चल रही हो, ऐसा नहीं था। ये भाजपा के प्रति नाराजगी भी थी, ये भी है। बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो कैंडिडेट आपने खड़ा किया भाजपा ने, और वो कांग्रेस में रह चुके थे, भाजपा में आए थे, तो ऐसा नहीं बोल सकते रणनीति का हिस्सा था। सेकेंडरी क्या होता है कि अगर आप रणनीति की बात मानते हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कोई भी आपकी टीम है, आप लीड कर रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट का मान लीजिए, अगर कोई क्रिकेट की टीम बिना कप्तान के मैदान में उतरे और क्रिकेट की टीम ये बोले कि नहीं हमारा रणनीति का हिस्सा है, कप्तान बाद में आएगा, तो बात नहीं मानी जा सकती। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात पूरी तरीके से सही है सर। और मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा सर, आप बने रहिएगा। सर जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, कब आएंगे आपके कप्तान मैदान में? और जिस तरीके से बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी तो साफ तौर पर कह भी रही है कि सेना के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, कप्तान कब होंगे मैदान में? सबसे बड़ा संकट विश्वास का जी। जनता के बीच में अगर आपका विश्वास बना हुआ है तो आप चुनाव जीतते हैं, और जनता के बीच में से आपका विश्वास खत्म हो गया है तो आप चुनाव हार जाते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने लगातार जन दर्शन जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, आपने देखा था लगातार सड़क पे चेहरा था, लेकिन इसके बाद सीट चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, जी। सरकार से बाहर हो गई। तो विश्वास का संकट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज क्या है स्थिति? आज कहाँ पेट्रोल पहुंच गया, कहाँ डीजल पहुंच गया, रोज सुबह से शाम तक 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाते हैं, रसोई का सामान महंगा कर दिया। जितेंद्र जी, ये तो चुनावी मुद्दा है ही, आप इसको जनता के बीच लेकर भी जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि कप्तान क्या आप सभी के साथ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके साथ नजर आएंगे और कितना नजर आएंगे? क्योंकि साफ तौर पर इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, सक्रियता नहीं है और तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कप्तान को भी मैदान में होना होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए तैयारी की है कि कमलनाथ जी लगातार किस तरीके से जनता के बीच में होंगे, संवाद करेंगे? क्योंकि विश्वास अपनी जगह है, लेकिन उस विश्वास को बढ़ाना और जगाना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए भी क्या कांग्रेस ने कोई प्लानिंग की है? आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब भी उठाती थी, जब हम मुख्य चुनाव में थे, भारतीय जनता पार्टी दमोह में भी यही चीज उठा रही थी कि कमलनाथ जी नहीं दिख रहे। कमलनाथ जी की बनाई हुई रणनीति पर ही आज भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी हुई है। बात दमोह की जाए या सारे चुनावों की जाए, कमलनाथ जी ने जो रणनीति तैयार की है, उसी रणनीति के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस उसी पर चुनाव लड़ेगी। हमने बताया आपको कि बूथ कमेटी तक हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के तैयार खड़ा है। रहा सवाल कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी के परिवार में एक कमी हुई है जिसकी वजह से वो वहां गए हैं। लौट करके पूरी ताकत के साथ चारों उपचुनाव वाली सीटों पर आप देखेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व। चलिए, जल्दी उपचुनाव वाली सीटों पर कमलनाथ जी नजर आएंगे बतौर कप्तान कांग्रेस के, और किस तरीके से अपने खिलाड़ियों में उत्साह भरेंगे ये देखना भी अहम होगा। गोविंद मालू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद जी, आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि कमलनाथ जी के लौटते ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा आ जाएगी और जनता में जो बना हुआ विश्वास है
उसके जरिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस की रणनीति है कि उसके जरिए जो है बाय इलेक्शन का रण वो फतेह करेगी। क्या लग रहा है सर आपको, और आप किस तरीके से अब, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो नामांकन दाखिल हो गया, लेकिन बीजेपी के लिए भी यहाँ बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से जुगल किशोर बागरी के पूरे परिवार ने, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 5 सदस्यों ने यहाँ पर जो है नामांकन दाखिल किया, तो चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है सर। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। किसी देवी की जय जयकार, किसी पप्पू की चापलूसी जी, और किसी सेठ और उद्योगपति जिन्होंने फ्रेंचाइजी खरीद ली है उनकी चाटुकारिता करना और उनकी जय जयकार करना, कांग्रेस को इसके अलावा कुछ नहीं आता। जनता से कनेक्ट होना और जनता के साथ जुड़ना, जनता के दुख दर्द सुख दुख में उसका सहभागी बनने से कांग्रेस अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी लगातार जी, संवाद बनाए हुए जनता के साथ। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार वल्लभ भवन में नहीं बैठते हैं एसी में, जी, वो सड़क पर जनता के बीच, गांव में, डगर पे, वो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ जनता से संवाद करके उनकी पीड़ा को दूर करने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। और जो शिवराज जी ने यहाँ पर पूरे प्रदेश में जिस ढंग से कि चुनाव ही नहीं, यूं ही वो लगातार जब जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द और पीड़ा को उन्होंने देखकर और उसका निराकरण उसका किया है। जो सामाजिक कल्याण की जो योजना मालू जी, ये तो बात संवाद की हुई, मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं, बीजेपी संगठन भी जनता के बीच में नजर आ रहा है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दमोह में भी हमने देखा था, और जिस फॉर्मूले पर कांग्रेस भी बात कर रही है, लेकिन अगर हम रेगांव की बात करें, यहां पर जिस तरीके से जो समीकरण बन रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि जुगल किशोर बागरी जी का जो परिवार है, उनके 5 सदस्यों ने जो है निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं लग रही क्या आपको? क्योंकि सवाल तो आप कांग्रेस पर उठा रहे हैं, चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पर चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, 5 करे या 50 उनके घर के दाखिल कर दें, पार्टी का जो निर्णय है वो उनको मानना चाहिए, और नहीं तो मैदान में उतर के देख लें, जनता सब जानती है। लेकिन सर आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर एक ही परिवार के कई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे तो नाम तो यही होगा कि जुगल किशोर बागरी जी का परिवार है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि चिंता की बात तो है? की बात नहीं है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी से दबाव और ईदड़ भक्ति में किसी के नहीं आती है जी। पार्टी तो निर्णय हो गया, उसके पीछे सबको चलना चाहिए और चलना ही होगा जी। वो ये अगर नामांकन भरा है तो ये भी अपनी स्थिति को देख लें, वहाँ चुनाव लड़ लें। जी बिल्कुल, गोविंद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से जुगल किशोर बागरी जी के निधन के बाद सीट खाली होती है और उसके बाद प्रतिमा बागरी को जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके बाद बागरी परिवार के कई सदस्य जो है ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि सीधे तौर पर उनके बेटे समेत अन्य लोगों ने जो है नामांकन दाखिल किया है, और उसके बाद एक नई सियासत इस सीट पर देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर? लगता है रंजन जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आप आश्वस्त तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्हीं के परिवार के 5 सदस्य नामांकन दाखिल करते हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में खाली ये अकेली सीट नहीं है जी। आप दूसरी विधानसभाएं भी देखेंगे, वहां पर भी उनके प्रत्याशियों का विरोध हुआ है, और हो भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी उठाने के लिए, सिर्फ झंडे लगाने के लिए है क्या? तो उसको सम्मान कम मिलेगा। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त कर दिया इन लोगों ने। इनके पास में बेसिक कैडर में कोई कार्यकर्ता नहीं है, इनको जब भी जरूरत पड़ी है ये बाहर से ला करके चुनाव जिताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। सारे मध्य प्रदेश में लोगों को मालूम है कि इनके कार्यकर्ता की इनके पास कोई इज्जत नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी इन चुनावों में। जी बिल्कुल, कांग्रेस को सीधे तौर पर लगता है, जितेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने दावे कर रही है, लेकिन आप कह भी रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ही वन मंत्री हैं अगर हम देखें तो वो साफ तौर पर यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि राज नारायण सिंह पूर्णी जो कांग्रेस के
खंडवा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, वो चुनौती हो सकते हैं क्योंकि मादांता विधानसभा सीट की बात करें या उसके आसपास के इलाके की, तो वहां उनका अच्छा खासा दबदबा है, वो कमजोर प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं। गोविंद जी, उन्होंने क्या कहा इससे मैं कोई उनका क्या राय है मुझे नहीं जानता हूँ क्या कहा। मैं तो जो संगठन की बात है, जो हमारे इंटरनल जो हमारी रणनीति है, जो हमारे यहाँ चर्चा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि हम राजनारायण हो चाहे कोई हो, हम उसको लोकसभा चुनाव हम लगभग 2 लाख से कम मतों से जीतने वाले नहीं है ना। हमको सबका आकलन है, हम कहाँ पर कमजोर हैं, हम कहाँ पर ताकतवर हैं, इस बात का अंदाजा है। और हमने जो टिकट दिया है वो जीतने वाले उम्मीदवार थे। ज्ञानेश्वर पाटिल हमारे सबसे सशक्त उम्मीदवार है जिससे टिकट मांग रहे थे उनमें। पार्टी ऐसे निर्णय नहीं करती। राजनारायण कोई हम ज्ञानेश्वर पाटिल के कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई पार्टी में बड़े नेता थोड़ी हैं जो उनको टिकट दे दिया। देखिए, पार्टी की कार्यकर्ता एक छोटा सा कार्यकर्ता है ज्ञानेश्वर पाटिल, वो उसको निकाल के लाए क्योंकि उसकी खुद की जो स्थिति है, खुद की जो स्थिति है, उसकी खुद की जो लोकप्रियता है, वो इन सब उम्मीदवारों से ज्यादा है। जो लोग टिकट मांग रहे थे, मांगना अपनी जगह है, लेकिन पार्टी उसमें से आकलन करती है, उसके बाद सब लोग लग जाते हैं। देखिए आप उनके नामांकन के समय सारे के सारे जो टिकट मांगने वाले थे वो लोग सब एकजुट खड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक खूबसूरती संगठन की है। इसलिए हम तो हमारे संगठन के और कार्यकर्ताओं की ताकत पर हमको भरोसा है, हमारे काम पर हमको भरोसा है। और इसलिए हमने जो वहाँ पर रणनीति भी बनाई है और जो हमको एहसास है उसका कि किस तरीके से हम लोग 2 लाख से ज्यादा मौकों से जीतेंगे। मैं आपके चैनल पर आज कह रहा हूँ। जी सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, ओबीसी कार्ड भी आपने खेला है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि अरुण यादव का जानबूझकर टिकट काटा गया ओबीसी चेहरे को, इसको भी मुद्दा बनाने की तैयारी में है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर कांग्रेस की असफलता पर चुनाव लड़ती है। अरुण यादव निश्चित ही कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता थे और ये तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी की जो फ्रेंचाइजी ले रखी उसमें जो नौकर भाव से काम करेगा उसको टिकट देंगे, जो मालिक बनेगा उसको बाहर कर देंगे। उन्होंने यही किया। बेचारे अरुण यादव जी जो चुनाव वहां से जीत चुके पहले, उनका वहां नीचे तक उनका आधार है, वो बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के। और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है कांग्रेस में, वो जानते, वो खुद भी समझते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। और हम उनका मुद्दा हमको उठाने, हमको कोई जरूरत नहीं उठाने की, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। जी निश्चित रूप से आपके पास बहुत मुद्दे हैं। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी आश्वस्त लग रही है, लगातार दावा भी कर रही है, लेकिन अरुण यादव जी को लेकर अभी भी आरोप तो आप पर लग ही रहे हैं कि ओबीसी व्यक्ति का टिकट काटने का काम कांग्रेस में हुआ है। तो क्या लग रहा है सर, ये तमाम मुद्दों को जो है बीजेपी सीधे तौर पर बताएगी जनता को, आप किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और कब से जाएंगे? देखिए, अरुण यादव जी ने मना किया है कि किसी और को मौका दिया जाए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव आए थे, जिन्होंने कहा था कि आप लोग अपनी, जो लोग 2-2, 3-3 बार के विधायक रह चुके हैं, वो अपनी दावेदारी छोड़े। उनको नालायक तक कहा गया था। ये उदाहरण अरुण यादव जी ने पेश किया है कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं और अब किसी दूसरे को मौका दिया जाए। ये त्याग और ये बलिदान कांग्रेस के अंदर देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में उनके पदाधिकारियों को कहना पड़ता है कि जो टिकट की मांग करेंगे दोबारा से, उनसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। इसके बाद धमा चौकड़ी मचे रखी टिकट के लिए। अर्चना चिटनिस से लेकर नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे तक क्या घमासान मच रहा है वहाँ। सुबेरे मोगे जी का नाम आता है, शाम को किसी और का नाम आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं चुनाव मिलकर के लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टिकट को लेकर के दावेदारी हो रही है, वो सब बता रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता की चाशनी के लिए परेशान होने वाली पार्टी के लोग हैं। जी जितेंद्र जी, आपकी तैयारी और समझना चाहूंगा, कार्यक्रम की अंतिम बेला में है, किस तरीके से कांग्रेस तैयारी करेगी, क्योंकि बूथ मंडलम सेक्टर जो तैयारी की है
जमीनी स्तर पर कब ये एक्टिव हो जाएंगे और फिर क्या कांग्रेस की रणनीति और तैयारी रहने वाली? देखिए आकाश जी, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सारे चुनाव क्षेत्रों में हमारे प्रभारी पहुंच चुके हैं और वो लगातार मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और बूथ कमेटी तक की बैठकें लेने का काम चालू कर दिया है। दूसरी चीज, अब ये चुनाव थोड़ा सा मैं अलग चुनाव मानता हूं इन चारों चुनावों को। आकाश जी, ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। इसमें कांग्रेस तो निमित्त मात्र है। जनता खुद इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाह रही है। महंगाई का जो हाल है, जो बेरोजगारी का हाल है, जो महिलाओं की दुर्दशा मध्य प्रदेश में हुई है, जो लाडली लक्ष्मी के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जो कि एनसीबी की रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कहते हैं, जो लगातार। चलिए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सक्रियता, सवाल और सियासत, इसको लेकर साफ देखी जा रही है। और खास बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को अभी भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तमाम जो एंटी इनकम्पेंसी की बातें हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। और यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस के जो कप्तान है, जिन पीसीसी चीफ कमलनाथ, वो अभी तक जनता के बीच नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी कितनी काम आती है और कब कमलनाथ जनता के बीच पहुंचते हैं और इसका कितना लाभ कांग्रेस को बाय इलेक्शन में मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि सक्रियता, सवाल और सियासत ये अभी थमने वाली नहीं है। ऐसे राजनीति के और रंग अभी और राजनीति में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।